हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आई एम दीपक कुमार, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन एनवीजीएसएम कॉलेज, सोहना। स्टूडेंट्स, हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, मार्केट सक्सेस एंड मार्केट फेलियर, बाजार सफलता और बाजार विफलता। इसकी अभी तक हम 2 क्लासेस की स्टडी कर चुके हैं। आज की हमारी थर्ड क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम 2 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक होगा वो है एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड मार्केट फेलियर, यानी कि वर्जित वस्तुएं और बाजार विफलता का रिलेशन क्या है। दूसरा हमारे पास टॉपिक होगा नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स और मार्केट फेलियर, यानी कि आपके पास गैर वर्जित वस्तुएं और बाजार विफलता। इसके अंदर हम 2 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट होगा हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी राइट, यानी कि सामूहिक संपत्ति अधिकार। दूसरा हमारे पास होगा पब्लिक गुड्स, यानी कि जिसको हम जानते हैं सार्वजनिक वस्तुओं के नाम से। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है आपके पास एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड मार्केट फेलियर, जिसको हम जानते हैं वर्जित वस्तुएं और बाजार विफलता। कि बाजार जो है वो किस कंडीशन में आपकी मार्केट जो है वो फेल हो जाती है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट फेलियर क्या होता है। तो मार्केट फेलियर की अगर मैं बात करूं तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जहां पर मार्केट का मैकेनिज्म यानी कि बाजार का संयंत्र काम करने में फेल हो जाता है। तो बाजार संयंत्र क्या होता था कि जहां पर आपके पास प्राइस और आउटपुट का डिटरमिनेशन जो है वो डिमांड और सप्लाई की हेल्प से होता है। जब ये मैकेनिज्म जो है वो अपना काम नहीं कर पाता है और मार्केट एफिशिएंटली काम नहीं करती है तो हम कहते हैं कि मार्केट आपकी फेल हो गई। मतलब कि जहां पर आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है उसका डिटरमिनेशन जो है डिमांड और सप्लाई की हेल्प से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सक्लूडेबल गुड्स के केस में कंडीशन क्या होती है। और उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ कि एक्सक्लूडेबल गुड्स क्या होते हैं। कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई आपके पास ए गुड है और कंज्यूमर है कोई आपके पास बी। अगर ये बी कंज्यूमर ए के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करता है, कोई भी यहाँ पर पेमेंट इसके लिए नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो बी आपके पास कंज्यूमर है वो इस गुड का उपयोग नहीं कर सकता है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और सिर्फ वही कंज्यूमर इसका यूज कर पाएंगे जो इसके लिए पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास एक मोबाइल फोन होता है, तो मोबाइल फोन का आप सिर्फ वही पर्सन इसका उपयोग कर सकता है जो इसके लिए पेमेंट करेगा, जो इसके लिए मनी पे करता है। अगर कोई भी पर्सन इसके लिए मनी पे नहीं करेगा जो, तो उसके लिए एक्सक्लूडेबल होती है, यानी कि उसके लिए वर्जित होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट फेलियर के इसके रिलेशन की, तो यहाँ पर इसका सिंपल रिलेशन ये है कि अगर आपके पास कोई भी प्राइवेट फर्म होती है तो उसके लिए जो गुड्स प्रोड्यूस करेगी वो आपके पास एक एक्सक्लूडेबल गुड्स होनी चाहिए, यानी कि वो एक वर्जित वस्तु होनी चाहिए। ये एक फर्म के लिए जो है नेसेसरी कंडीशन है। कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास जो है ए फर्म है और ये ए जो फर्म है वो किसी गुड एक्स का प्रोडक्शन यहाँ पर करती है, तो ये जो एक्स गुड है ये आपका एक एक्सक्लूडेबल गुड्स होना चाहिए, वर्जित वस्तु होनी चाहिए। अदरवाइज जो फर्म है उसका अगर मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का है, यानी कि यहाँ पर ये बात समझने की है कि अगर वो अपने लाभ को, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है तो वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगी अगर उसका बनाया हुआ गुड्स, उसकी बनाई हुई जो वस्तु है अगर वो एक्सक्लूडेबल नहीं है, यानी कि वो वर्जित नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए उसको दो जो प्रॉब्लम है वो फेस करने को मिलती है। कि एक तो जो उसके प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट जो है उसके मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी कि उसके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। साथ के साथ एक सेकंड जो कंडीशन है वो आती है रेवेन्यू को लेके, कि यहाँ पर जो फर्म की रेवेन्यू है, जो आय है, वो भी यहाँ पर क्या होती है, कम हो जाएगी। तो वहां पर भी जो फर्म है उसको चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो ये कंडीशन होती है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें कि क्या है इसकी एक, जो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लें तो ये हमारे पास क्या है, एमआई का मोबाइल फोन है। और ये एमआई का देखिए लेटेस्ट मॉडल है, MI11 है, MI11 अल्ट्रा। तो काफी एक्सपेंसिव फोन है। तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। कि ये जो आपके पास मोबाइल फोन है, अगर कंपनी इसको प्रोड्यूस करना चाहती तो ये एक्सक्लूडेबल गुड आपके पास होना चाहिए। और एक्सक्लूडेबल जो गुड्स है इसके केस में जो फर्म है ये प्रॉफिट को अपने को मैक्सिमाइज कर सकती है इस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि जो भी इसके लिए पे नहीं करेगा उसको जो फर्म है ये मोबाइल फोन परचेज नहीं कर पाएगा वो, और इसका वो यूज नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक एक्सक्लूडेबल जो गुड्स है उसके फीचर्स। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें आगे फर्दर की, अगर मान लीजिए अगर गुड्स एक्सक्लूडेबल ना हो, वर्जित ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी मार्केट है वो फेल हो जाएगी। तो ये एक नेसेसरी कंडीशन बोली गई है
कि अगर मान लीजिए मार्केट में कभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन, या हम कहें कि मार्केट को आप सक्सेस करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए जरूरी है कि गुड्स आपके पास क्या हो, एक्सक्लूडेबल। बट एक कंडीशन यहाँ पर और भी है कि सिर्फ गुड का एक्सक्लूडेबल, यानी कि गुड्स का सिर्फ और सिर्फ वर्जित होना ही यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि आपकी कंडीशन होनी चाहिए ये, बट इट इज नॉट ओनली कंडीशन। सिर्फ ये एक ही कंडीशन जो है मार्केट फेल होने से बचाएगी, ये गारंटी नहीं है। तो इस केस में क्या है कि देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास एक म्यूजियम होता है, एक आर्ट गैलरी है। इस आर्ट गैलरी के अंदर कोई भी जो पर्सन है, मान लीजिए ए पर्सन है, और वो क्या करता है, इसकी जो फीस है उस फीस को पे करके इस आर्ट गैलरी को देखने के लिए जा सकता है, ठीक है। बट इस केस के अंदर देखिए, अगर जो इसके लिए पेमेंट कोई भी पर्सन नहीं करेगा तो वो इसके अंदर जो है एंट्री नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप बी पर्सन ले जो पेमेंट नहीं करता है, तो वो इसके लिए क्या है, एक्सक्लूडेबल इसको कर दिया जाएगा, यानी कि वो इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकता, इसको देख नहीं सकता है। बट अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या ये एक राइवलियर्स जो है क्या प्रोडक्ट है, यानी कि कोई प्रतिद्वंदी वस्तु है। देखिए यहाँ पर प्रतिद्वंदी या राइवलरी जो प्रोडक्ट है उसकी अगर हम बात करें तो उसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि अगर ए पर्सन ने किसी गुड को कंज्यूम कर लिया, कि मान लेते हैं कि आपके पास जो है वो गुड एक्स है जिसका कंजम्पशन करा है ए पर्सन ने, तो ये जो ए पर्सन के लिए एक्स गुड है वो हमेशा अवेलेबल रहेगी। लेकिन अगर बात करें बी की, तो बी के लिए जो इसकी जो अवेलेबिलिटी है, जो इसकी मौजूदगी है या इसकी जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम आ जाएगी। बट आर्ट गैलरी के केस में ऐसा नहीं है कि अगर ए ने इसको कंज्यूम कर भी लिया, ए ने इसको देख भी लिया, बट जो बी है उसके लिए आप इसकी जो मौजूदगी है, जो इसकी अवेलेबिलिटी है, उसको आप कम नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक एक्सक्लूडेबल गुड होता है, जरूरी नहीं है कि वो एक राइवलरी प्रोडक्ट भी हो, यानी कि एक प्रतिद्वंदी वस्तु भी हो। तो ये कंडीशन आती है जब आपके पास क्या हो, गुड्स एक्सक्लूडेबल हो, तो मार्केट जो फेलियर है उसकी कंडीशन हो सकती है अगर उसमें राइवलरी गुड्स ना हो तो ये जो है कंडीशन हम यहाँ पर समझते हैं इस तरीके से। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सक्लूडेबल बट नॉन राइवलरी गुड्स एज ए सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स के जो केस है उसके अंदर क्या है, दोनों गुड्स दोनों जो आपके पास क्वालिटी हम कह सकते हैं वो होती है एक्सक्लूडेबल भी, और आपकी जो राइवलरी है वो भी। तो जैसे हमारे पास ये देखिए, हमने एमआई का जो फोन है इसका एग्जांपल लिया है कि जो एमआई का फोन है, अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल जो है वो बड़ा अच्छा होता है यहाँ पर कि हमारे पास दो कस्टमर है, एक ए है और एक हमारे पास क्या है, बी है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है, अगर कोई भी एक जो प्रोड्यूस जो यहाँ पर कंज्यूमर है, अगर वो इसके लिए पे करता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि उस जो दूसरा कंज्यूमर है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि वो इसका यूज नहीं कर पाएगा। दूसरी कंडीशन इसके अंदर राइवलरी कंडीशन भी पाई जाती है कि अगर ए ने इसको परचेज कर लिया, तो ये बी के लिए ये जो प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर हम इसी यूनिट की बात कर रहे हैं, अगर हम एक ही मान लें कि ये आपके पास एक यूनिट है, फर्म ने जो है एक ही यूनिट का प्रोडक्शन जो है यहाँ पर किया है, तो इसमें राइवलरी का जो गुण है वो भी आ जाता है, यानी कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बी के लिए नहीं रहेगी। तो ये केस होता है। दूसरा होता है कि आपके पास अगर कोई और गुड हो नॉर्मल गुड के अलावा, ये तो सामान्य वस्तु के केस में हो गई हमारी कहानी। अगर हम बात करें इसके अलावा जो कंडीशन है वो म्यूजियम को लेके है, जहां पर आपके पास जो केस है वो एक्सक्लूडेबल तो इसके अंदर होता है, यानी कि जो वस्तु है आपके पास, ये आपके पास वर्जित तो होती है, यानी कि इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो तो पाए जाते हैं, यानी कि अगर किसी ने इसकी पेमेंट नहीं करी है तो वह इसका यूज नहीं कर सकता, उसके लिए ये वर्जित होगी। लेकिन इसके अंदर जो राइवलरी गुड्स है, जो राइवलरी का जो फीचर है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको एक जो पर्सन है उसने देख लिया, तो ये बी जो पर्सन है उसके लिए भी अवेलेबल रहेगी, सी जो है उसके लिए भी अवेलेबल रहेगी, और कोई डी पर्सन अगर इसको देखने के लिए आएगा तो सभी के लिए सेम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये चीज हमारे लिए यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें आता है वो है नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स एंड मार्केट फेलियर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गैर वर्जित वस्तुएं और बाजार विफलता। अब बाजार विफलता इस केस के अंदर हम देखेंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन एक्सक्लूडेबल गुड्स क्या होती हैं, यानी कि गैर वर्जित वस्तुएं क्या होती हैं। तो ये वो
गुड्स होते हैं जिसके लिए अगर कंज्यूमर पेमेंट करे या ना करे, लेकिन इसका यूज करने से किसी को भी आप बाधित नहीं कर सकते, आप किसी को भी रोक नहीं सकते हैं। इसमें हम दो टॉपिक देखेंगे, एक तो आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या है, यानी कि सामूहिक जो संपत्ति संसाधन है उसके बारे में देखेंगे। सेकंड इसके अंदर हम देखेंगे पब्लिक गुड्स यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें यहां पर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का सिंपल मीनिंग ये है कि आपके पास कोई रिसोर्स है तो उस रिसोर्सेज को किसी को भी आप यूज करने से नहीं रोक सकते, किसी के पास भी वो अधिकार नहीं होते हैं कि एक पर्सन उसका यूज करेगा और सेकंड पर्सन उसका जो है यूज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हमारे पास क्या है कि एक यहां पर हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं फिशिंग का, कि आपके पास दो पर्सन है, एक ए पर्सन है और एक हमारे पास बी पर्सन है। दोनों ही ये मछली पकड़ने का काम करते हैं यानी कि फिशिंग का ये काम करते हैं। अगर इस ए पर्सन ने इस जो तालाब से या इस समुद्र से अगर इसने मछलियां पकड़ी हैं तो डेफिनेटली जो बी पर्सन है उसके लिए हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मछलियों की अवेलेबिलिटी है, जो फिशिंग जो अवेलेबिलिटी है उसके लिए वो कम रहेगी। बट इसको किसी भी प्रकार से ए जो पर्सन है वो बी पर्सन को रोक नहीं सकता, उसके पास भी कोई ऐसे राइट नहीं है जिससे वो एक्सक्लूड कर पाए या उसको वर्जित कर पाए किसके लिए, पर्सन बी के लिए। तो यहां पर सिर्फ जो है प्रभाव पड़ता है ए का यूज के बी के यूज के ऊपर, बट इसको रोक पाएगा ऐसे कोई भी राइट इसके ऊपर अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर हम बात करें ऐसी कंडीशन के अंदर तो इस कंडीशन का इफेक्ट यह होता है कि जो आपके पास मार्केट है उस मार्केट के अंदर जो आपके पास अवेलेबिलिटी है सोशल रिसोर्सेज की, जो आपके पास संसाधन है उन संसाधनों का बहुत ज्यादा शोषण होता है, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर पाया जाता है इस केस के अंदर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है सोशल ऑप्टिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का, यानी कि आपके पास जो सामूहिक संपत्ति जो स्रोत है उनका आप किस तरीके से आप सामाजिक यानी कि ऑप्टिमम अनुकूलतम जो है वो आप एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण कर सकते हैं। तो इसका अगर हम सिंपली एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि हमारे पास क्या है, ये जो पर्सन है ए ये यहां पर करता है फिशिंग, ठीक है। अब इसके साथ में क्या है, एक ये पर्सन जो है बी आता है, जो बी पर्सन है यानी कि बी बोट आप इसको कह सकते हैं या बी पर्सन आप इसको बोल लीजिए, ये भी क्या करना चाहता है यहाँ पर फिशिंग करेगा। बट जब ये इस बोट को यूज करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी, ठीक है। जब इसका यूज करता है तो कॉस्ट आती है, अब कॉस्ट आएगी और साथ में जो ये फिशिंग करेगा तो इस फिशिंग से टोटल जो है इसको कितनी रेवेन्यू मिलेगी, वो यहाँ पर जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि इसको अगर रेवेन्यू जो है इसकी आर यानी कि रेवेन्यू ग्रेटर देन है कॉस्ट से, तो तब तक हम कह सकते हैं कि जो आपके पास सोशल ऑप्टिमम एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसका, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का, वो इस कंडीशन के अंदर माना जाता है कि यहां तक कंडीशन जो है वो आपकी ठीक है, कॉस्ट कम है रेवेन्यू ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सोशल ऑप्टिमम जो आपके पास एक्सप्लॉयटेशन की कंडीशन है। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि देखिए जो आपके पास फ्री मार्केट होती है, फ्री मार्केट बोल लीजिए या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोल लीजिए, उसके अंदर जो है वो डू नॉट ऑफर जो सोशल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो उसके बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ए पर्सन अभी तक जो है वो फिशिंग कर रहा है, एक हमारे पास क्या है बी है, एक हमारे पास ये सी पर्सन है और एक ये डी पर्सन है। ये सभी क्या है यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं, तो किस लेवल तक ये प्रोडक्शन करेंगे या किस लेवल तक ये फिशिंग करेंगे, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो सी है वो यहाँ पर जो है इस तालाब के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए आता है, उसके बाद जो बी है वो भी इसके अंदर एंट्री कर जाता है और जो सी पर जो डी पर्सन है जब वो एंट्री करता है तो यहां पर हम देखेंगे कि जो जब ये डी यहां पर एंट्री करेगा तो यहां पर जो इसकी मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट आपकी इक्वल होगी किस कंडीशन में कि इन तीनों की जो आपके पास एवरेज प्रोडक्शन होता है, यानी कि पास ए प्लस में बी प्लस में सी, इन तीनों का आपका जो एवरेज प्रोडक्शन है यानी कि जो आपके पास औसत उत्पादन है यहाँ पर वो औसत उत्पादन आपका इक्वल होना चाहिए एवरेज प्रोडक्शन किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। तो जब तक ये कंडीशन आपकी आएगी जिस कंडीशन में आपके पास एवरेज प्रोडक्शन और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एक दूसरे के इक्वल होगी, तो यहां तक जो है जो कंटिन्यूअसली जो बोटिंग है जो बोट्स हैं वो आपकी बढ़ती रहेंगी
इस सी के अंदर और ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अब इस कंडीशन के बाद अगर कभी भी आपके पास मार्जिन कॉस्ट ग्रेटर देन हो जाएगी एवरेज प्रोडक्शन की, तो वहां पर कोई भी जो नई फार्म है वो या नई जो बोट है वो आपकी सी के अंदर, इस जो समुद्र के अंदर एंट्री नहीं करेगी। ये चीज यहाँ पर काफी समझने की है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, तो इसका एक डायग्राम से हम इन चीजों को समझते हैं कि हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस की अगर हम बात करें तो हमने नंबर ऑफ बोट्स को लिया है जो कि मछलियां पकड़ती हैं, बोट्स यानी कि नाव जो है आपकी। दूसरा हमारे पास वैल्यू है, यानी कि कितनी वैल्यू की जो है यहाँ पर मछलियां पकड़ी जा रही है। तो ये हमारे पास जो है ये हमें शो करता है टोटल कॉस्ट को, किसके साथ, जब आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी क्या हो, ओल्ड। तो उस केस के अंदर आपकी जो यहाँ पर कॉस्ट है उसको दिखाया गया है। ये हमारे पास क्या है, ये वी कर्व है जो कि आपको बताता है किसको, वैल्यू, कि जितने जो मछलियां हैं वो कितनी वैल्यू की आप यहाँ पर पकड़ते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है जो कि आपकी इस टी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट करती है वैल्यू कर्व को। तो ये जो आपकी पैरेलल है इसके कॉस्ट कर्व के, और ये पॉइंट है आपका एस एस। इस एस एस पॉइंट के ऊपर जो है कॉस्ट और जो वैल्यू है, यानी कि अगर हम बात करें बोर्ड से, तो आपको बोर्ड से रिवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन है किससे, टोटल कॉस्ट से। तो यहां तक जो कंडीशन है वो बेनिफिशियल होती है किसी भी जो फिशर है, जो मछली पकड़ने वाले हैं उसके लिए। अब ये कंडीशन कहां तक आपकी जो बोट को बढ़ाया जा सकता है, ये जहां पर आपकी ये ओल्ड टेक्नोलॉजी जो है, कि अगर हम बात करें इस ए पॉइंट की, तो इस ए पॉइंट के ऊपर क्या है, आपकी कॉस्ट जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी यानी कि पुरानी तकनीक के साथ है, और जो आपके पास वैल्यू है यानी कि जितनी आप मछलियां पकड़ते हैं उसकी कीमत, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां तक हम कह सकते हैं कि जो आपके पास बोट्स है उनको बढ़ाया जा सकता है इस एस एन लेवल तक, कि आपके पास पहले कितनी थी ओ एस, इसको इंक्रीज करके कितना किया जा सकता है, ओ से एन लेवल तक बोट को यहां पर बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद जो मैक्सिमम लेवल है आपका वो आ सकता है इस ओ एम लेवल तक, यानी कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा बोट को बढ़ाने की बात करेंगे तो वो ओ से एम पॉइंट तक जो है आपकी इंक्रीज होगी। इसका रीजन ये है कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये जो आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ए पॉइंट। किस ए पॉइंट के ऊपर क्या है, जो वैल्यू है, जितनी आप जो फिश है वो पकड़ रहे हैं वो यहाँ पर होती है मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर ये अधिकतम जो है आपको रिटर्न देगी, ये अधिकतम आपको लाभ देगी। तो ये कंडीशन हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए एक और कंडीशन है कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करते हैं तो उस केस में आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो आपके पास क्या है, ये जो नई आपके पास कॉस्ट है वो यहाँ पर आती है, और इसको हम बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी। तो न्यू टेक्नोलॉजी के जो केस के अंदर आप बोर्ड को बढ़ा सकते हैं किस, इस जेड लेवल तक, कि अब जो अगर न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो नई तकनीक के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो बोट है वो ओ जेड लेवल तक बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि यहां पर आपके पास कॉस्ट, यानी कि आपके पास जो कॉस्ट है और जो वैल्यू है, यानी कि जितना आप मछलियां पकड़ रहे हैं उसकी कीमत, वो एक दूसरे के इक्वल होती है, यानी कि एक दूसरे को यहां पर वो बराबर होती है। तो ये कंडीशन इसके अंदर आपकी आती है कि इस लेवल तक आप बोट्स को बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है, कि जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, इनका जो आप एक्सप्लोटेशन, इनका जो शोषण हो रहा है वो किस तरीके से रोका जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए देखिए ये किया जा सकता है कि जो हंटिंग लाइसेंस है, यानी कि आपकी जो मछली पकड़ने के लिए जो लाइसेंस है वो लाइसेंस प्रोवाइड कराए जाए। दूसरा, यहाँ पर आप जो फिशिंग कोटा है, यानी कि जब आप कोई जो पर्सन अगर वो मछलियां पकड़ने जाता है तो उसके लिए आप एक कोटा फिक्स कर सकते हैं कि वो दिन में जो है वो 100 केजी के इक्वल ही मछलियां जो है वो पकड़ सकता है। तो इस तरीके के जो कोटा है वो फिक्स किए जा सकते हैं। साथ में आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कुछ एक जो पर्सन है उनके लिए जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो प्रॉपर्टी राइट्स भी यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस कर सकती है। उनको जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो संपत्ति अधिकार है वो भी दे सकती है, जिससे कि जो ए पर्सन है वो क्या कर सकता है, इस कोड को एक्सक्लूडेबल यानी कि इसको वर्जित, और साथ में जो है इसको जो आपके पास राइवलरी है जिसको हम बोलते हैं प्रतिद्वंदी, तो वो भी इसके अंदर जो है वो गुड्स को बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो मार्केट फेलियर की कंडीशन है उससे बचा जा सके, और जो आपके पास कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है उनका जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लोटेशन जो हो रहा है, उसको यहाँ पर अवॉइड किया जा सके, उसको रोका जा सके।
अब हमारे पास जो आता है नेक्स्ट है यहाँ पर पब्लिक गुड्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सार्वजनिक सार्वजनिक वस्तुएं। और यहां पर हम देखेंगे मार्केट फेलियर को, यानी कि बाजार जो विफलता है वो इस केस के अंदर क्या होती है, तो उसकी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि आपके पास जो पब्लिक गुड्स है वो क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके अंदर दो गुण जो है आपके पास दो करेक्टरिस्टिक्स इनकी पाई जाती है कि एक तो नॉन राइवलरी होते हैं, यानी कि ये गैर प्रतिद्वंदी होते हैं, यानी कि एक का जो अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन जो है यूज करता है गुड्स को, तो वो जो पर्सन है दूसरे पर्सन के लिए उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, यानी कि अगर एक पर्सन इसके लिए पेमेंट पैसा जो है वो पे करता है, तो बी जो पर्सन है जो इसके लिए पैसा पे नहीं करेगा उसके लिए भी सेम क्वांटिटी के अंदर गुड्स जो है वो अवेलेबल रहती है। कि अगर हम बात करें तो ये किस केस के लिए अवेलेबल होता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, और जो पब्लिक पार्क है, जो डिफेंस है, यानी कि जो हमारी आर्मी है, वो उस केस के अंदर ये चीजें जो है आपकी एप्लीकेबल होती हैं। कि अगर बात करिए जैसे पार्क है और ये आपके पास जो है पब्लिक पार्क है। अब ये जो पब्लिक पार्क है आपके पास, इस पब्लिक पार्क के लिए ये सभी के लिए तो अवेलेबल है, यानी कि आपका ये जो अगर हम बात करें यहाँ पर दो पर्सन की, एक ए पर्सन है और एक हमारे पास है बी पर्सन, ये सभी के लिए जो है वो इक्वल क्वांटिटी में अवेलेबल है और किसी को भी इसके जो उपयोग है उससे यहाँ पर बाधित नहीं किया जा सकता, उसको वर्जित नहीं किया जा सकता है, और एक के यूज करने से दूसरे का जो यूज है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ देगा। कि ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका ए पर्सन ने इसको यूज कर लिया तो जो बी पर्सन है उसके लिए ये कम उपयोगी होगा, यानी कि उसके लिए कम इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सेम चीज होता है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एप्लीकेबल, कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन ने इसके लिए पेमेंट की है तो ये आपके पास यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बी पर्सन के लिए उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जो अगर मान लीजिए किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात कर लें इंडिया की, तो इंडिया में चाहे कोई भी इंसान इसके लिए पे करे या ना करे, ये सेम जो रूल है और सेम कंडीशन के अंदर सभी के लिए जो है वो एप्लीकेबल यहाँ पर होता है। तो इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि जो इस टाइप की चीजें हैं जहां पर आपकी नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो इसका पेमेंट है, इसकी जो फंडिंग है वो भी कराई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट इसकी अवेलेबिलिटी को यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके ऊपर कि आपके पास जो पब्लिक गुड होते हैं, ये पब्लिक गुड जो है इसके लिए कितना पे किया जाएगा, तो वो यहाँ पर कंडीशन आती है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन प्राइस की, कि आपके पास ये किस कंडीशन में प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपके पास रिवर्स जो प्राइस है जिसको हम बोलते हैं सुरक्षित कीमत, जिसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन, जो आपके पास कीमत है वो जो आपके पास अगर ये ग्रेटर देन हो किससे कॉस्ट, और कॉस्ट भी क्या है यानी कि जिसको हम लागत बोलते हैं, जो कि आपके पास जो पब्लिक है वो पब्लिक यानी कि जो लोग हैं वो देने के लिए इस वस्तु के लिए तैयार हो। तो जहां पर आपके पास जो इसकी कीमत और जो लोग हैं जो इसकी कॉस्ट को बियर करेंगे, अगर वो एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के समान है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है यहाँ पर गुड्स को अवेलेबल करा दिया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो। कि देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ फैमिलीज हैं, एक ए है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 परिवार हमारे पास दिए हुए हैं। ये 13 फैमिली जो है वो दी हुई है, और गवर्नमेंट जो है इन 13 फैमिलीज के लिए एक पार्क जो है वो यहाँ पर बनाना चाहती है। तो ये पार्क जो है वो किस कंडीशन में जो है यहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा, उसकी यहाँ पर एक कंडीशन आती है। तो इसकी कंडीशन जो है वो फुलफिल कब होगी कि ये जो लोग हैं जब ये पेमेंट करेंगे तो ये जो पेमेंट आपकी होगी वो इक्वल या आपके पास जो है ग्रेटर देन होनी चाहिए किसके, जो इस पार्क को बनाने में कॉस्ट आएगी। जब ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर जो है यहाँ पर जो पब्लिक गुड है वो अवेलेबल करा दिया जाता है लोगों के लिए। तो इस कंडीशन के अंदर हम कहते हैं कि पब्लिक गुड जो है प्रोवाइड कराने चाहिए, इससे पहले जो है पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड नहीं कराना चाहिए। तो ये किसके अंदर कंडीशन जो है यहाँ पर आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एक जो पब्लिक गुड है उसको यहाँ पर कितना प्रोवाइड कराना चाहिए, यानी कि उसकी क्वांटिटी क्या हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मात्रा की, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल को अगर हम लें
तो एक चीज यहाँ पर हम नोट जो है याद रखेंगे कि आपके पास अगर ए पर्सन है तो ए क्वांटिटी का कंजम्पशन करता है, बी अगर है तो बी भी क्या करेगा, ए क्वांटिटी का कंजम्पशन करेगा। और ए ने जिस गुड्स का जो कंजम्पशन कर लिया कि जो एक्स की फर्स्ट यूनिट थी इसने इसका कंजम्पशन कर लिया, तो बी के लिए कभी जो फर्स्ट यूनिट है वो अवेलेबल नहीं रहती है, ए ने जो उसका कंजम्पशन कर लिया वो फाइनल होता है। तो ये यहाँ पर इस चीज को हम याद रखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल गुड्स के केस में यानी कि सामान्य वस्तुओं के केस में ये चीज जो है एप्लीकेबल होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि ये ए पर्सन है और ये ए पर्सन क्या करेगा, इसकी फर्स्ट यूनिट जो है उसका कंजम्पशन ये कर लेता है। तो अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी को चेक करें तो हमारे पास क्या है, इसी तरीके से आपके पास ये एक बी पर्सन है जो कि किसी एक जो आपके पास सेकंड एप्पल है उस सेकंड एप्पल का ये कंजम्पशन करता है। तो इन दोनों की जो डिमांड है उसको ऐड कर लिया जाता है कि एक तो आपके पास ए का जो एक एप्पल है वो प्लस में एक जो बी ने एप्पल कंज्यूम करा है वो दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो टोटल जो मार्केट की डिमांड है वो हो जाती है कितनी, टोटल डिमांड हमारे पास हो जाएगी, टोटल डिमांड हमारे पास 2। तो इन 2 को आप किस तरीके से जो है टोटल डिमांड को डिवाइड करेंगे और किस तरीके से इसका प्राइस यानी कि इसकी कीमत का निर्धारण करते हैं वो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम इस चीज को जो है एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं ताकि चीजें हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, एक ओ एक्सिस है और एक हमारे पास क्या है ओ वाई एक्सिस है। ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्वांटिटी को लिया है और जो ओ वाई है उसके ऊपर हमने प्राइस को लिया है। यहां पर हमारे पास क्या है, तो डिमांड कर्व है, ये हमारे पास है एक डिमांड कर्व ए का और एक हमारे पास जो है डिमांड कर्व बी का है। और अगर हम दोनों की डिमांड को यानी कि ए प्लस में डी जो आपके पास बी है, अगर हम इन दोनों की डिमांड को ऐड कर दें तो ये हमारे पास जो बनेगी वो मार्केट डिमांड आपके पास इक्वल बन जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो है ये हमारे पास आता है डीएम और ये डीएम हमारे पास क्या है, मार्केट का डिमांड कर्व है जहां पर आपने ए कंज्यूमर और जो बी कंज्यूमर है दोनों की डिमांड को ऐड कर दिया। साथ में हमारे पास क्या है, ये एसएस आपके पास सप्लाई कर्व है और यही आपके पास शो करता है मार्जिनल कॉस्ट को भी। अब अगर हम बात करें तो ये जो है इस ई पॉइंट के ऊपर आपके पास कट करता है मार्केट के डिमांड कर्व और इस कर्व के अंदर जो है आपके पास ओक्यू क्वांटिटी है और प्राइस इसके है ओपी। कि अगर हम बात करें यहां पर तो क्वांटिटी कितनी है ओक्यू और जो इसके प्राइस है वो प्राइस हमारे पास यहां पर है ओपी। अब इस कंडीशन के अंदर जब आपके पास प्राइस ओपी है तो जो गुड है वो सेम क्वांटिटी में अवेलेबल होती है किसके लिए, ए कंज्यूमर और बी कंज्यूमर के लिए, यानी कि ओ ए के लिए भी ओक्यू क्वांटिटी अवेलेबल है और जो बी है उसके लिए भी ओक्यू क्वांटिटी अवेलेबल होती है। बट अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो यहां पर जो आपके पास प्राइस है वो ए से लिया जाता है कितना, ओ पी ए, और जो बी है उससे लिया जाता है यहां पर ओ पी बी प्राइस इससे लिया जाता है। और अगर हम यहाँ पर इसको ऐड करें यानी कि आपके पास ओ पी ए प्लस में ओ पी बी तो ये आपके पास इक्वल होता है किसके, ओपी प्राइस के। यानी कि सेम जो आपके पास क्वांटिटी है उसको अलग अलग कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड कराया जाता है ए कंज्यूमर को और बी कंज्यूमर को। यह होता है पब्लिक गुड्स के केस में। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक जो फैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि जो आपके पास सप्लाई की इक्वेशन है वो यहाँ पर सर्टेन नहीं होती है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें पब्लिक गुड्स की तो पब्लिक गुड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं जैसे पार्क है हमारे पास, तो पार्क के लिए कोई भी जो पर्सन है वो ये इसके लिए पेमेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। किसी को भी आप यहाँ पर रोक नहीं सकते हैं, किसी को भी आप बाधित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो इसके प्राइस है उसका डिसीजन यहाँ पर लेना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये काम जो है वो डन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर करती है वो करती है जो टैक्स से गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलती है। तो उस टैक्स की रिवेन्यू से गवर्नमेंट क्या करेगी, इन पार्क्स का यहाँ पर जो है डेवलपमेंट करती है, इनका जो निर्माण है मैन्युफैक्चर जो है वो यहाँ पर पार्क को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से जो है प्राइसेस का डिसीजन जो है वो नहीं लिया जा सकता पब्लिक गुड्स के केस में। तो ये जो गुड्स है वो सभी के लिए सेम क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, चाहे इसके लिए कोई पेमेंट करे या इसके लिए पेमेंट ना करे। तो यहाँ पर जो आपके पास मार्केट का जो मैकेनिज्म है यानी कि आपके पास जहां पर डिमांड और सप्लाई की हेल्प से आप प्राइस का डिटर्मिनेशन कर पाते थे वो आप यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो मार्केट यहाँ पर जो है
वो हम कह सकते हैं कि पब्लिक गुड के केस में फेल हो जाती है। तो यहां तक ये थी आज की आपकी क्लास, और इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके पास वैल्यूएबल सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि इन वीडियो क्लासेस की जो क्वालिटी है हम उन क्वालिटीज को टाइम के अकॉर्डिंग जो है इंप्रूव कर सकें। देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।